हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के विषय में जो कि आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी मदद करेगा। टॉपिक की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। आज हम बात करेंगे ग्लोबल रिपोर्ट्स के बारे में। ये ग्लोबल रिपोर्ट्स आपकी अभी हाल ही के करंट अफेयर्स से हैं और आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाली हैं। फिर चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लीजिए या फिर मेंस की बात कर लीजिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो उस समय पर आप इसके डेटा को अपने क्वेश्चंस में आंसर के तौर पर ऐड भी कर सकते हो। चलो टॉपिक की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रिपोर्ट की तरफ चलेंगे जो कि है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट्स 2025। देखो, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट है ये कौन पेश करता है और इसको पेश करने के कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके अंतर्गत इस पर काम किया जाता है। ध्यान रखना, अभी हाल ही में यह रिपोर्ट यूएनसीटीएडी के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पेश किया गया था। अच्छा, जो ये हमारी इनोवेशन रिपोर्ट पेश की गई है इसमें भारत की स्थिति के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पर आपको नजर डालनी है। देखो, अभी जो 2025 की रिपोर्ट आई है ना, इसमें भारत का एआई के इन्वेस्टमेंट में 10वां स्थान रहा है, जो कि अपने में एक अच्छा स्थान है। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से पैरामीटर है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2025 की रिपोर्ट आई है वो किस थीम पर आई है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का थीम था इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समावेशी बनाना, सबके लिए ओपन विंडो करना। आपको ध्यान है अभी हाल ही में एआई समिट 2025 हुई थी जो कि पेरिस में हुई थी। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंस किया था, वो उनका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था कि एआई को लोकतांत्रिक बनाया जाए। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर की जा रही है, एआई को समावेशी बनाया गया है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ विकसित देशों के हाथों में होना चाहिए, जो विकासशील देश है उनको भी उसमें आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ में ये पहला थीम आया है जो कि है इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। उसी के साथ में अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारी ये रिपोर्ट तैयार की गई है किन दो पैरामीटर के बेस पर तैयार की गई है। तो ध्यान रखना, एक तो है एआई में इन्वेस्टमेंट के बेस पर, है ना, कि किस देश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका क्या रैंक रहा है। दूसरा है फ्रंटियर डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी कंट्री किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना। दूसरा था रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यानी कि एक ऐसा देश जो कि आने वाले समय में किसी भी नई टेक्नोलॉजी को पकड़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, सीखने के लिए कितना रेडी है, ये वो रैंक थी। तो इन दो पैरामीटर बेस पर ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की रिपोर्ट बनाई गई थी। तो इसमें हमारे देश भारत का काफी अच्छा स्थान रहा है। अभी हाल ही में 10th रैंक पर रहे हैं हम लोग, यानी कि एआई इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने 10वीं रैंक हासिल करी है। वहीं पर अगर हम रेडीनेस की बात करें कि भविष्य में किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हम लोग कितना रेडी हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में 2024 में जो इसकी रैंक थी वो थी 36। और ये ना एक सुधरती हुई रैंक है, क्योंकि इससे पहले की बात करें यानी कि पिछले साल की बात करें तो उस समय पर 48th रैंक पर थे। 2022 में हमारे देश भारत की रैंक कौन सी थी, 48th थी, पर अभी कैसी है, 36 है। यानी कि हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी में एक उछाल को देखा है, हम लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। बोला जा रहा है हाइलाइट्स के बारे में। इसमें हाइलाइट क्या है, अभी मैं आपको यही बात बता रही थी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एआई के इन्वेस्टमेंट में हमारे देश भारत ने 10th रैंक हासिल की है, जो कि अपने में काफी बेहतरीन रैंक है। चलो, अब यहाँ पे जब हम लोग इस पर्टिकुलर यूएनसीटीएडी के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आप दूसरे यूपीएससी के अलावा कोई एग्जाम दे रहे हो तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके अनदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ये आपका
1964 में आपका बनाया गया था संगठन। और कोई आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर किधर पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वहीं पर अगर कोई, एक सेकंड, मैंने काफी गंदा लिख दिया है, मैं इसको साफ करके साफ साफ लिख देती हूँ। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका काम क्या होता है, तो ध्यान रखना इसका काम होता है जितने भी हमारे विकासशील देश हैं उनको वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में मदद करना। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट स्लाइड है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, है ना। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ये वाली बात है। ध्यान रखना भारत की अगर कंडीशन की बात की जाए तो पड़ोसी देशों के कंपेयर में हम लोग काफी पीछे हैं, नेपाल भी हम लोगों से आगे है। चलो इस टॉपिक पर भी आप कुछ बातें कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपकी रिलीज कौन करता है, तो ध्यान रखना रिलीज बाई वेलबींग रिसर्च सेंटर, जो कि आपका ऑक्सफोर्ड में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क से कनेक्ट करके एक रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है, कितने उसके देश के लोग खुशी का जीवन, सुकून का जीवन जी रहे हैं। अच्छा, उसके लिए भी ना कुछ पैरामीटर होते हैं, यानी कि जब ये रिपोर्ट बनाई जाती है तो इसके कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके अंतर्गत इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। लगभग 6 ऐसे पैरामीटर हैं, महत्वपूर्ण पैरामीटर, जिसके अंतर्गत इस रिपोर्ट को क्रिएट किया जाता है। कौन कौन से हैं सब मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अभी यही बात आपको बता रही थी कि इसके पैरामीटर कौन कौन से, क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा देश कितना खुश है, कितना खुशहाल है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम देखते हैं सोशल सपोर्ट, कि इसके पास जो लोगों का सपोर्ट है वो कितना है ना, आपसी कहना चाहिए तालमेल कितना है, प्रति व्यक्ति इसकी पर कैपिटा कितनी है, जीडीपी पर कैपिटा कितनी है ना। दूसरा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेशंस, हर कोई एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक अच्छा जीवन यापन करना चाहता है, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहता है ना। उसके लिए हम देश कितना तत्पर है, कितना रेडी है, यानी कि अपने पॉपुलेशन को मर्ज करने के लिए, अपने पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई देश कितना रेडी है, कितना एक्टिव है ना, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फ्रीडम, यानी कि वहां पर रहने वाले लोगों के पास कितनी फ्रीडम है, वहां की महिलाओं के पास कितनी फ्रीडम है। जेनरसिटी, जिसे हम उदारकर्ता बोलते हैं, उदारता जिसे बोलना चाहिए, है ना, यहाँ पर कितनी उदारता है, कितने काइंडफुलनेस है, ये भी एक बड़ा पैरामीटर है। वहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि है परसेप्शन ऑफ करप्शन का, जिसे हम लोग भ्रष्टाचार धारणा बोलते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भी रिसेंटली आया था, आपको ध्यान ही होगा। यस गाइस, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाता है, यानी कि ये कुछ ऐसे 6 पैरामीटर्स हैं जिस पर हम लोग एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाते हैं। अच्छा, इसी में कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे टॉप रैंक पर लगभग लगातार रहते आए हैं और अभी भी हैं, चलो उस पर भी नजर डालते हैं। तो फिनलैंड, डेनमार्क, ये एक ऐसे टॉप 3 कंट्रीज हैं जो इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 पर है, यानी कि फर्स्ट रैंक पर फिनलैंड, सेकंड रैंक पर डेनमार्क और थर्ड रैंक पर आइसलैंड है। वहीं पर अगर फिनलैंड की बात करें ना, तो ये एक ऐसा देश है जो कि लगातार हैप्पीनेस में नंबर 1 पर चल रहा है। चलो, अब इतनी सारी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अपने देश भारत को कैसे छोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हम लोग 118वीं रैंक पर है ना, और 118वीं बेटर रैंक है एज कंपेयर टू पास्ट, क्योंकि अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में हम लोगों की ये वाली रैंक 126 थी, है ना। वहीं पर अगर हम पाकिस्तान और नेपाल की बात करें तो हम लोग स्थित फिलहाल के लिए नीचे चल रहे हैं। ये टोटल जो हमारा एक डेटा निकाला गया है, कितने देशों के अंतर्गत निकाला गया है, ध्यान रखिएगा 146 कंट्रीज के अंदर। इस डेटा में हमारी रैंक जो है 118 है, यानी कि काफी बुरी हालत है, हम लोग काफी रोंदू हो चुके हैं ना, तो वो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर ट्रेंड्स की अगर बात करें कि कौन ट्रेंड कर रहा है, तो यूएस 24th रैंक पर है, यूके 23rd रैंक पर है। ड्रॉप्ड, ध्यान से सुनना, ये ड्रॉप हुआ है, पता है क्यों? स्ट्रेस की वजह से, लोनलीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा हम रिक्वायरमेंट को अपनी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम जितना करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जितने भी
डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें लोग आज के समय में सबसे ज्यादा अकेलेपन से और डिससेटिस्फैक्शन से जूझ रहे हैं, और इसी की वजह से यूएस इस टाइम 24th रैंक पर आ चुका है, यानी कि पूरी तरह से नीचे गिरता जा रहा है। वहीं पर यूके की बात करें तो 23rd पर आ गया है। ओके गाइस, अब बात करेंगे इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, क्योंकि 25 अभी आई नहीं है। और यस, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ना दिल से रिश्ता है इससे, है ना। तो चलो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि इसको रिलीज किसने किया है। तो ध्यान रखना गाइस, इसको रिलीज करने का काम किया है आईएसडी ने, ठीक है। क्या है आईएसडी और नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के द्वारा इसे रिलीज किया गया है, जिसमें कुछ कंडीशंस देखी गई हैं। चलो इस पर एक एक करके हम लोग नजर डालते हैं। पहला क्या है, तो सेकंड, पहला क्या है कि इसकी कंडीशन है क्या, भारत में कंडीशन क्या है। देखो, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो कि एक समय पर कहना चाहिए हाउसवाइफ होती थी, घर पर रहती थी, पुरुष कमाते थे, पर आज के समय पर आप इस डेटा को देख रहे होगे कि लगातार भारत में महिलाओं के काम करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, महिलाएं लगातार रोजगार में आती जा रही हैं, इसी के साथ साथ श्रम भी बढ़ता जा रहा है। चलो इसके एक डेटा पर नजर डालेंगे और चीजों को समझेंगे कि आज के समय पर कंडीशन भारत की क्या चल रही है। देखो, अगर हम बेरोजगारी की बात करें, है ना, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी की कंडीशन में थोड़ी कमी आई है। जैसे कि पहले एक समय था जब हमारे पेरेंटल टाइम होता था तो 10th क्लास करके 12th क्लास करके भी सरकारी नौकरी लग जाती थी। अब आप आज के समय में खुद को देखिए कि आप अभी तक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जबकि 100% आप लोगों ने ग्रेजुएशन भी कर रखी होगी और न जाने कितनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च प्रोजेक्ट, इवन पीएचडी भी कर रखी होगी, है ना। तो ये बेरोजगारी को तो शो कर ही रहा है ना। न जाने कितने ऐसे युवा है जो कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब के नाम पर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, एक होड़ में है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़े आंकड़े को बढ़ा रहा है। चलो इसी के साथ में अब हम बात करते हैं कि 2017 में क्या हाल था, है ना। ये मेरे जीवन का सबसे खुशहाल साल था जो कि 2017-18 था। चलो इसके बारे में बात करते हैं। इस टाइम पे बेरोजगारी की कंडीशन क्या थी, इस पे नजर डालेंगे। गाइस ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स 6% बेरोजगारी में कमी आई है अब से, यानी कि इस टाइम पर बेरोजगारी अच्छी खासी थी, फिर कोविड आ गया और बढ़ गई थी, एंड फिर अभी की बात करें यानी कि 2023-24 के डेटा की बात करें तो ये वो साल है जिसमें इसमें डेटा में कमी देखी गई है, यानी कि सुधार हुआ है। पता है कितना सुधार हुआ है, पूरा 0.5% सुधार हुआ है, यानी कि 6 से 3.2% के साथ में हम लोगों ने अपनी बेरोजगारी को कम किया है। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। चलो महिलाओं की स्थिति को देखेंगे, क्योंकि जब भी किसी देश के डेवलपमेंट की बात की जाती है, जब भी किसी देश की खुशहाली की बात की जाती है, तो सबसे पहले पैरामीटर में महिलाओं की स्थिति को देखा जाता है। चलो इसमें भी अब रोजगार के लिए भी महिलाओं की स्थिति देखते हैं कि किस तरह से पहले रही है। अगर हम विमेन्स की बात करें तो विमेन की कंडीशन पता है क्या रही है। 2017-18 ये वही मेरा प्यारा वाला साल, और रिपोर्ट के हिसाब से तो मैं आपको दिखाई दूंगी। 2017-18 में महिलाओं की जो कंडीशन थी ना वो 23.3% थी, यानी कि 23.3% यहाँ पे रोजगार आपका ज्यादा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2023-24 का समय आया, ये वही वाला समय आया जिसके बेस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, और इसके अनुसार आज के समय पर 41.7% महिलाएं किसमें भागीदार है, श्रम में भागीदार है। क्या कर रही हैं, श्रम में भागीदार है। इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास कभी आकर देखो, शाम को 6 बजे के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि कितनी महिलाएं हैं जो कि आज के समय में श्रम में आगे बढ़कर सामने आ रही हैं, और इसी वजह से आंकड़ा तुरंत अचानक से बढ़ भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के बारे में। देखो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है, ध्यान रखना गाइस, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पेश की जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाकी कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसको जारी करता है, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे। फिलहाल जब हम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में पता लगाते हैं तो ये 2 तरीके से लगाया जाता है, यानी कि किसी देश पर ग्लोबल इन्वायरमेंट पर किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक होता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, एक होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो इसके बेस पर कुछ कैटेगरी डिवाइड की गई हैं। ध्यान रखना, हमारी जो रिस्क कैटेगरी है ना वो ग्लोबली
या फिर कह दो किसी कंट्री के लिए 4 पैरामीटर्स पर है। एक तो रिस्क होती है इकोनॉमिकली, एक दूसरी रिस्क होती है इन्वायरमेंट को, तीसरी रिस्क होती है जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक, एक देश का दूसरे देश के साथ में जो रिश्ते हैं उसमें या तो बढ़ाना या फिर कम होना। चौथा है सोसाइटल और टेक्नोलॉजिकल। ये टोटल आपके पास 5 ऐसे रिस्क कैटेगरी हैं जिसके अंतर्गत हमारे पास 2 तरह के कैटेगरीज को पेश किया गया है। कौन कौन सी? जब हम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो हम 6 पैरामीटर को मेजर करते हैं। 6 नहीं, 5 पैरामीटर को मेजर करते हैं। गिव मी सेकंड गाइस, मैं क्लियर लिख देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। 6 पैरामीटर के नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे 5 पैरामीटर। 5 पैरामीटर को मेजर करते हैं 2 कैटेगरी में, 2 टाइमलाइन के अंतर्गत। कौन कौन सी 2 टाइमलाइन है? एक है 2 साल की लाइन, यानी कि लघुकालिक, शॉर्ट टर्म, जिसमें शॉर्ट टर्म इंपैक्ट को देखा जाता है। दूसरी है हमारी 10 साल की। अब 10 साल का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म, यानी कि किसी चीज पर, किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है उसकी बात। इन 2 फेजेस में हम 5 कैटेगरी में बात करते हैं। कौन कौन सी है? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो पहला है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, है ना, कि किसी को गलत तरह से गलत इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना और उसका कंटिन्यू आगे बढ़ना। दूसरा है एक्सट्रीम वेदर इन्वायरमेंट इवेंट्स। देखो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी तो है, इन्वायरमेंटल रिस्क भी तो है जो कि हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म को इम्पैक्ट करता है। तो वही चीज है, ग्लोबल रिस्क की बात करें उसमें इन्वायरमेंट भी एक उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसका पॉइंट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी कि जो हमारे वेदर के टाइमलाइंस हैं वो शॉर्ट टर्म पे इम्पैक्ट करती है। किसको? ग्लोबल को, यानी कि हमारे वैश्विक स्तर को, देशों को, है ना, पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सबको, जितना भी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म को इम्पैक्ट करने का काम कर रहा है इन्वायरमेंटल पीओवी और इकोनॉमिक पीओवी। तीसरा है आपका स्टेट बेस्ड एमिड कॉन्फ्लिक्ट। जो हमारे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, ये भी आपके लॉ शॉर्ट टर्म पर इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देख ही लिया होगा जब मिडिल ईस्ट वाला सेक्शन चल रहा था, किस तरह से हम लोग इम्पैक्ट हुए हैं। सोसाइटल पोलराइजेशन, लोग देखो, सोसाइटल पोलराइजेशन का मतलब होता है कि हम जो सोसाइटी में एक साथ रहते हैं तो 10 तरह से सोचते हैं। आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, तो ये पोलराइजेबिलिटी लेकर आता है, यानी कि एक तरफ से आप अपनी बात को खींच रहे हैं, एक तरफ से हम खींच रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? सोसाइटी में मतभेद आ जाता है, ठीक। तो ये भी इम्पैक्ट करता है शॉर्ट टर्म पर। साइबर स्पोनेज एंड वेलफेयर। देखो, आज के समय पे हम टेक्नोलॉजी पर बहुत बुरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी सिस्टमेटिकली नहीं चलेगी, रैंसमवेयर और मॉलवेयर्स बढ़ते जाएंगे, तो लगातार हैकिंग्स होती जाएगी, लगातार हैकिंग्स होती जाएगी, तो हमारे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वो रिस्क में आता जाएगा। यस, 10th की बात कर लेते हैं। 10 ईयर के अंतर्गत, यानी कि लॉन्ग टर्म पर हमारा क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम वेदर इंपैक्ट, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, हर कंडीशन हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है ना। आजकल अल नीनो, ला नीना, ये क्या है? ये सब क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ही तो है जो कि फेस कर रहे हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, है ना। देखो, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, हमारा पारिस्थितिक तंत्र डिसबैलेंस होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे कहना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र में चेंजेस आएंगे, और ये सभी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। कई बार आपने देखा होगा ना कि बच्चे कहना चाहिए डिस्ट्रप्ट पैदा हो गए, या फिर पेड़ बांझ पैदा हो रहे हैं, तो ये सब इसी का एक बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट है क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम। जब हमारे अर्थ सिस्टम में कोई क्रिटिकल चेंज आता है तो ये लंबे समय पर एक अपनी कहना चाहिए छाप को छोड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हमारे अर्थ में किसी तरह की हलचल होती है तो कई बार आपको कुछ भूकंप, सुनामी, तूफान जैसी कंडीशंस भी देखने को मिल जाती है एनवायरमेंटल एंड अर्थ कंडीशंस की वजह से। तो ये सभी आपके इस एनवायरमेंटल कंडीशन के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सोर्सेज ऑफ शॉर्टेज। जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जिनका हम बहुत भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका अगर शॉर्टेज आएगा तो ये भी एक लॉन्ग टर्म पीरियड पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंपैक्ट छोड़ेगा। नेक्स्ट है
मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपका कहना चाहिए डेटा है वो सही आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये लॉन्ग टर्म एक गलत जानकारी आगे स्प्रेड करने का भी काम करेगा, जो कि हमारे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में इन पैरामीटर के अंतर्गत रैंक बनाई गई है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें और चीजें भी देख लेते हैं। देखो, यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर हाईलाइट में, तो 10% इंडिया में 2023-24 में लोअर देन ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज में ये आपका कम है। वहीं पर अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें WPR की, तो ये आपका 31% था 2017-18 में, जो कि बढ़कर अब 41.7 2023-24 में हो गया है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये आपका 1.3 करोड़ न्यू EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए 2023-24 में था, जो कि 7 करोड़ ज्वाइन कर दिया गया बिटवीन 2017 to 24। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। साथ में अगर सेशन अच्छा लगता है तो भर भर के शेयर किया कीजिए। और इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।